दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका वेलकम है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। आइए आज हिंदी की बिंदी में कुछ नई बातें सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 11 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह के पाठ विदाई संभाषण से संबंधित। विदाई संभाषण पाठ मूलतः बाल मुकुंद गुप्त जी द्वारा लिखे गए शिव शंभू के चिट्ठे का एक छोटा सा अंश है और ये उस समय का है जब भारत पर अंग्रेज़ों का शासन था और वायसराय करजन भारत के वायसराय के रूप में नियुक्त होने के बाद जा रहे थे। और जब वो जा रहे थे तो भारतीयों और स्वयं वायसराय करजन की क्या स्थिति रही, इस पर व्यंग्यात्मक रूप से टिप्पणी कर रहे हैं बाल मुकुंद गुप्त जी इस लेख के माध्यम से। हमने पूर्व की वीडियो में उन्होंने कैसे वादे किए थे मुंबई में और ये सोचा था तमाम तरह की स्थितियां सही रूप में संचालित हों और मैं कर जाऊं, ताकि बाद में जो शासक आए मेरे बाद उनको कई वर्षों तक कुछ न करना पड़े। लेकिन उल्टा हो गया कि वो ऐसा कुछ कर गए जिससे कि अनेक वर्षों तक उन्हें दुख झेलना पड़ेगा, समस्याएं खड़ी हो गई हैं। अब उससे आगे हम बात करते हैं। तो वीडियो प्रारंभ करें उससे पहले आपसे आग्रह है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि सभी प्रकार की वीडियो की सूचना आप तक पहुंच जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। विचारिए तो क्या शान आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई। कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे। अलिफ लैला के अलाउद्दीन ने चिराग रगड़कर और अबुल हसन ने बगदाद के खलीफा की गद्दी पर आंख खोलकर वह शान ने देखी जो दिल्ली दरबार में आपने देखी। यानी कि जब आप आए थे तो बड़ी शान से आए थे, लोगों ने भी उम्मीद लगाई थी और आपने भी उम्मीद जगाई थी कि आप निश्चित रूप से कुछ बेहतर और अच्छा करेंगे, लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया और स्थिति बिल्कुल गिर गई। आप जितने ऊंचे बन करके वादों से, विश्वासों से, कार्य से आए थे उतने नीचे गिर के गए हैं। और ये दो उदाहरण जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, अलिफ लैला एक बहुत ही चर्चित प्रसिद्ध सीरियल रहा है और एक पुस्तक भी है जिसमें अलाउद्दीन जो था वो चिराग रगड़ करके चीज़ें प्राप्त करता था जिन वगैरह से, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे ही आपने दिल्ली के दरबार में उस गद्दी पर आपने राज किया, बैठे। आपकी और आपकी लेडी की कुर्सी सोने की थी और आपके प्रभु महाराज के छोटे भाई और उनकी पत्नी की चांदी की। यानी कि जो इनके परिजन थे उनकी बात कर रहे हैं लेखक। आप दाहिने थे वह बाएं, आप प्रथम थे वह दूसरे। इस देश के सब रईसों ने आपको सलाम पहले किया और बादशाह के भाई को पीछे। जुलूस में आपका हाथी सबसे आगे और सबसे ऊंचा था। होदा, चंवर, छत्र आदि सबसे बढ़ चढ़कर थे। सारांश यह कि ईश्वर और महाराज एडवर्ड के बाद इस देश में आप ही का एक दर्जा था, किंतु अब देखते हैं कि जंगी लाट के मुकाबले में आपने पटकनी खाई, सिर के बल नीचे आ गए। यानी कि जब एक विशिष्ट पद पर आप विराजमान थे तो आपके काम ऐसे होने चाहिए थे कि जिसको आपको विशिष्ट रूप में याद किया जाए, लेकिन एक बड़े पद पर स्थापित होने के बाद भी आपने ऐसे काम किए कि आपकी स्थिति डावाडोल हो गई और लोग आपका सम्मान के अपमान भी करने लगे। सम्मान करना तो दूर, अपमान तक करने लगे। आपके स्वदेश में वही ऊंचे माने गए, आपको साफ नीचा देखना पड़ा। पद त्याग की धमकी से भी ऊंचे न हो सके। यानी कि आपने सोचा कि मैं पद का त्याग कर दूं, ये धमकी दे दूं तो शायद लोग मान जाएं, लेकिन तब भी नहीं माने।
आप बहुत धीर गंभीर प्रसिद्ध थे। उस सारी धीरता गंभीरता का आपने इस बार काउंसलिंग में बेकानूनी कानून पास करते और कन्वोकेशन वक्तृता देते समय दिवाला निकाल दिया। यानी कि जब आपने काउंसलिंग परिषद बैठी उस समय भाषण दिया तो उसमें बहुत सारे कानून आपने ऐसे पास कर दिए जो कि सही नहीं थे, उचित नहीं थे, और आपने बातचीत में सब कुछ बेकार कर दिया। यह दिवाला तो इस देश में हुआ, उधर विलायत में आपके बार बार इस्तीफा देने की धमकी ने प्रकाश कर दिया कि जड़ हिल गई है। यानी कि आपके द्वारा अब शासन करना संभव नहीं है, आपके बस की नहीं है शासन करना, कहने का मतलब। अंत में वहाँ भी आपको दिवालिया होना पड़ा और धीरता गंभीरता के साथ दृढ़ता को भी तिलांजलि देनी पड़ी। यानी कि लोगों में, आपके जो इंग्लैंड के पदाधिकारी थे उनमें भी अब ये धारणा बैठ गई, या उन्होंने भी ये सोच लिया, समझ में आ गया कि अब आप शासनवान नहीं कर सकते। इस देश के हाकिम आपकी ताल पर नाचते थे, भारत के लोगों को आप अपने इशारों पर नचाते थे, अपने कानूनों पर नचाते थे। राजा महाराजा डोरी हिलाने से सामने हाथ बांधे हाजिर होते थे। आपके एक इशारे में प्रलय होती थी। कितने ही राजों को मट्टी के खिलौने की भांति आपने तोड़ फोड़ डाला। यानी कि जिसने विरोध किया आपका, आपने उसको नष्ट कर दिया, उसका खत्म कर दिया। कितने ही मट्टी काठ के खिलौने आपकी कृपा के जादू से बड़े बड़े पदाधिकारी बन गए, और जो जिसने आपका स्तुतिगान किया, जिसने आपकी प्रशंसा की, जिसने आपका कहना माना, उसको आपने बड़े ऊंचे पद दिए, बड़ा राज्य दिया, बड़ी संपदा दी। तो इस तरह की स्थितियां रही। आपके इस इशारे में इस देश की शिक्षा पायमाल हो गई, स्वाधीनता उड़ गई। पायमाल यानी कि बेकार हो गई, ख़त्म हो गई। और जो आज़ादी का सपना, जो एक तरह से स्वतंत्रता थी आप लोगों के रहते हुए भी, वो भी समाप्त होगी, क्योंकि आप लोगों ने अंकुश लगा दी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। बंग देश के सिर पर आरह रखा गया, बांग्लादेश के ऊपर। इतने बड़े माई लॉर्ड का यह दर्जा हुआ कि फौजी अफसर उनके इच्छित पद पर नियत न हो सका और उनको उसी गुस्से के मारे इस्तीफा दाखिल करना पड़ा, वह भी मंजूर हो गया। यानी कि आप इतने बड़े पद पर आसीन रहे और आप चाहते थे कि एक व्यक्ति, एक फौजी को आपके अनुसार उसका पद मिलना चाहिए, उस अफसर के पद पर वह विराजमान होना चाहिए, वो भी आपकी बात नहीं मानी गई और इसीलिए आपने इस्तीफा दे दिया, और वह इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया। सबसे बड़ी बात यह है, उनका रखाया एक आदमी नौकर न रखा, उल्टा उन्हीं को निकल जाने का हुक्म दिया। तो ये आपकी स्थिति उस समय हुई। तो सोचिए आप क्या शासन करेंगे, क्या स्थिति होगी फिर। जिस प्रकार आपका बहुत ऊंचे चढ़कर गिरना यहाँ के निवासियों को दुखित कर रहा था या कर रहा है, गिरकर पड़ा रहना उससे भी अधिक दुखित करता है। यानी कि अब आप वहीं पर पड़े हुए हैं, कोई उठाने वाला भी नहीं है, पूछने वाला नहीं है आपकी क्या स्थिति है। आपका पद छूट गया, तथापि आपका पीछा नहीं छूटा है। एक अदना क्लर्क जिसे नौकरी छोड़ने के लिए 1 महीने का नोटिस मिल गया हो, नोटिस की अवधि को बड़ी घृणा से काटता है। आपको इस समय अपने पद पर रहना कहाँ तक पसंद है, ये आप ही जानते होंगे। अपनी दशा पर आपको कैसी घृणा आती है, इस बात के जान लेने का इन देशवासियों को अवसर नहीं मिला, पर पतन के पीछे इतनी उलझन में पड़ते उन्होंने किसी को नहीं देखा। यानी कि सामान्यतः जब किसी को नौकरी से निकाला जाता है तो उस अफसर को, उस नौकर को एक नोटिस दिया जाता है 1 महीने का कि ये नौकरी छोड़ दो आप, उस क्लर्क को भी, सामान्य से को। लेकिन आपको इतना भी अवसर न दिया गया हो, और जब उसको नोटिस दिया जाता है तो वो क्लर्क बार बार उस पत्र को, उस नोटिस को घृणा से देखता है। लेकिन आपके सामने तो वो ऑप्शन नहीं था, आपको तो अत्यधिक घृणा से लोगों के द्वारा, आपके अपने लोगों के द्वारा देखा गया, और कितना अधिक आपका पतन हुआ ये सब पता लग रहा है जी। माय लॉर्ड, एक बार अपने कामों की ओर ध्यान दीजिए। आप किस काम को आए थे और क्या कर चले। बाल मुकुंद गुप्त जी कहना चाहते हैं कि आपने वास्तव में अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। आप जो करना चाहते थे वो आपने किया ही नहीं। जिस काम के लिए आप आए थे वो न कर पाए और कोई दूसरा ही काम करने लगे, इसीलिए आपके शासन का अंत हो गया, इसीलिए आपका अंत हो गया। शासक प्रजा के प्रति कुछ तो कर्तव्य होता है, ये बात आप निश्चित मानते होंगे।
सो कृपा करके बतलाइए क्या कर्तव्य आप इस देश की प्रजा के साथ पालन कर चले। अर्थात आपने सही रूप से कर्तव्यों का पालन ही नहीं किया। यदि करते तो आपकी ये दुर्गति न होती। क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी की कुछ न सुनने का नाम ही शासन है? अब यहाँ पर गंभीर कटाक्ष है, न कि सिर्फ तात्कालिक स्थिति पर बल्कि आज की स्थिति पर भी ये लागू होता है कि सिर्फ अपनी मर्जी से चीज़ें करना, हुक्म देना, ये शासन नहीं होता। लोगों की बात सुननी चाहिए। लोगों को कितनी तकलीफ़ है उस चीज़ से या वहाँ पर, तो उनका समाधान करने का प्रयास करना चाहिए। क्या प्रजा की बात पर कभी कान न देना और उसको दबाकर उसकी मर्जी के विरुद्ध जिद से सब काम किए जाना ही शासन कहलाता है? एक काम तो ऐसा बतलाइए जिसमें आपने जिद छोड़कर प्रजा की बात पर ध्यान दिया हो। कैसर। अब ये कैसर क्या है, नीचे लिख रखा है कि रोमन तानाशाह जूलियस सीजर, जिनका बड़ा ही प्रसिद्ध नाम है, के नाम से बना शब्द जो तानाशाह जर्मन शासकों 962 से 1876 तक के लिए प्रयोग होता था, यानी कि तानाशाही के रूप में एक शब्द है कैसर। और जार। जार क्या है? यह भी जूलियस सीजर से बना शब्द है जो विशेष रूप से रूस के तानाशाह शासकों 16वीं सदी से 1917 तक के लिए प्रयुक्त होता था। इस शब्द का पहली बार प्रयोग बुल्गेरियाई शासक 913 में के लिए प्रयोग हुआ था। तो कैसर और जार भी घेरने घोटने से प्रजा की बात सुन लेते हैं, यानी कि जहाँ पर इतना बड़ा तानाशाही शासन हो तब भी वो सुन लेते थे। पर आप एक मौका तो बताइए जिसमें किसी अनुरोध या प्रार्थना सुनने के लिए प्रजा के लोगों को आपने अपने निकट फटकने दिया हो और उनकी बात सुनी हो, यानी कि आपने आम जनता की बात नहीं सुनी। जब जनता तकलीफ़ में थी, परेशानी में थी, अपने दुख को आपको बताना चाहती थी, सुनाना चाहती थी, या आपके द्वारा बनाए गए नियमों से जब जनता कष्ट उठा रही थी, कष्ट वहन कर रही थी, तो आपने उनके समाधान नहीं किए, आपने उनकी बात नहीं सुनी। जबकि बड़े बड़े तानाशाही लोगों ने भी एक दो बार ऐसा अवसर दिया है लोगों को उनकी बात रखने का, सुनने का, लेकिन आपने नहीं दिया। तो आपने ऐसा क्या किया? आपने प्रजा के हित में क्या किया? एक शासक के रूप में क्या किया? नादिर शाह ने जब दिल्ली में कत्लेआम किया तो आसिफ जहाँ की तलवार। नादिर शाह कौन थे? 1688 से 1747 तक, 1736 से 1747 तक ईरान के शासक रहे। अपने तानाशाही स्वरूप के कारण नेपोलियन ऑफ पर्शिया के नाम से भी जाने जाते थे। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली को नादिर शाह ने ही आक्रमण के लिए भेजा था। तो नादिर शाह ने जब दिल्ली में कत्लेआम किया तो आसिफ जहाँ के तलवार गले में डालकर प्रार्थना करने पर उसने कत्लेआम उसी दम रोक दिया, यानी कि वो उस समय समाप्त कर दिया। विद्यार्थियों, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए हम इसे यहीं रोकते हैं। शेष अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे। वीडियो आपने पूरी देखी उसके लिए धन्यवाद। आशा करते हैं आपके लिए लाभान्वित होगी। यदि अच्छी लगी हो वीडियो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से बताइए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।